सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। और आज हम लोग करने वाले हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और वही इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, वही मेरा नाम है सन्नी राठौर। और तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई जैसा कि आप लोगों को ऐसे पता ही है कि मैं जब भी कोई भी चैप्टर या कोई भी वीडियोस बनाता हूँ चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से, तो मैं हमेशा नोटों को साथ में लिख करके चलता हूँ, अर्थात नोट्स के साथ ही बनाते हुए चलता हूँ। तो भाई बेझिझक हो जाइए, एकदम लिखते चले जाइए, बस मस्त तरीके से समझते हैं एसएसटी को, एसएसटी कह रहा हूँ, सॉरी ज्योग्राफी को। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ अपने। तो देखिए भाई, पहला टॉपिक है इसके, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना अर्थात जो पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक अर्थात अंदर, अंदर यानी कि अंदर इसकी किस प्रकार से संरचना, इसकी बनावट है, इसके बारे में भाई पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए भाई बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चलिए भाई, पहला टॉपिक है कौन सा? भूगर्भ की जानकारी के साधन। अर्थात भाई जो भूगर्भ, भूगर्भ का क्या मतलब होता है? भू यानी कि भूमि, गर्भ यानी कि उसका पेट, अर्थात जो भूमि है उसके पेट की जो जानकारी है, अर्थात जो जमीन है उसके नीचे की जो जानकारी है, उसको लेने के लिए, अर्थात उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें वहां तक पहुंचा सकती है। तो भाई पहली चीज क्या हो सकती है? खनन। भाई जाहिर सी बात है, ये हमारी भूमि है, इस पर हमने भाई खनन किया, गड्ढे किए, और गड्ढे करने के बाद हमने भाई यहाँ की जानकारी ले ली। ऐसा तो है नहीं भाई हम ऊपर चल रहे हैं और हमें भाई ऊपर ऊपर की हमें ऊपर से ही सारी सारी जानकारी अंदर तक की मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हमें उससे पहले गड्ढा करना पड़ेगा, गड्ढा करने के बाद हमें नीचे जाना पड़ेगा, तब हम खुद जाकर के उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो भाई पहला जो प्रक्रिया होती है वो है खनन। अब भाई देखिए, खनन जो है इसका एक उदाहरण दे रखा है, कौन सा वाला? देखिए, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो जानकारी होती आसारी से, सॉरी यहाँ आसारी लिख रखा है लेकिन ये आसानी से होगा, आसानी, आसानी से ली जा सकती है। जैसे भाई अब उदाहरण क्या है? उदाहरण है भाई दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें भाई एक सोने की खान है, खान है, और वो कितने मीटर गहरी है? वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है वो वाली खान। और इससे भाई क्या होता है, अधिक हमें गहराई तक अगर इससे भाई हमें उसकी जानकारी बहुत ज्यादा मिल जाती है। और फिर दूसरी बात ये है, अगर 3 से 4 हमने गहरी कर दी है तो जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा कि धरातल है, जो धरातल है इसके नीचे गर्भ में भाई बहुत ही ज्यादा मात्रा में लावा भरा हुआ है। अर्थात अगर हम जितना नीचे जाते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें गर्मी मिलते चली जाएगी। अगर हम 3 से 4 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक खोदते हैं तो फिर भाई लावा ही लावा हो जाएगा और हमें बहुत ही ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है भाई, तो इससे ज्यादा नहीं खोदा जा सकता, असंभव है, क्योंकि तापमान अधिक होता है। अब भाई दूसरी क्या है? पहला साधन तो हो गया खनन। अब भाई दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन है भाई वैज्ञानिक परियोजना। कौन सा साधन? वैज्ञानिक परियोजना। भाई वैज्ञानिक परियोजना क्या है? भाई वैज्ञानिक परियोजना का भाई मतलब होता है, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कई सारी नीतियां बनाते हैं, कई सारे परियोजनाएं बनाते हैं। उससे भी हम भाई क्या कर सकते हैं, उससे भी भाई हम भू के गर्भ की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भाई, और क्या है भाई? और है भाई ज्वालामुखी। अब भाई ज्वालामुखी से हम किस प्रकार से ले सकते हैं? भाई ये मान लो ये ज्वालामुखी है, ठीक है, अब भाई ये फटता है ना भाई? तो चलो भाई फट गया, इसका लावा सारा सारा बाहर निकल गया, मान लिया हमने, लेकिन लावा ही तो बाहर निकला है, लेकिन यहाँ पर जो छेद है, अर्थात ये जो हॉल है, इससे भी तो हम भाई अंदर जा करके भू के गर्भ की जानकारी ले सकते हैं। तो भाई इसी प्रकार से जो भूगर्भ की होती है, अर्थात ज्वालामुखी भी हमें भूगर्भ की जानकारी देती है। ज्वालामुखी के उद्गार, उद्गार का अर्थ होता है ये वाला जो क्षेत्र होता है, टॉप पॉइंट जो होता है, भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में सहायता करती है। और मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ा नहीं था, वैज्ञानिक परियोजना, चलो पढ़ देता हूं। इसके द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी ली जा सकती है ना भाई? अब भाई बात करते हैं भूकंप है क्या, और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई बात करते हैं भूकंप क्या है। तो भूकंप का अर्थ है, यह पृथ्वी में कंपन होना ही क्या कहलाता है? भूकंप। अर्थात भाई क्या हो जाता है, जो पृथ्वी होती है उसमें जो कंपन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाई कहते हैं भूकंप। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं भाई भूकंप। और ऊर्जा के निकलने के कारण भाई तरंगे उत्पन्न होती हैं। भाई ये जो तरंगे होती हैं ये क्यों उत्पन्न होती हैं? अर्थात ये जो तरंगे होती हैं उत्पन्न क्यों होती हैं? भाई ये जो तरंगे होती हैं ये होती हैं भाई ऊर्जा के निकलने के कारण। किसके निकलने के कारण भाई? ऊर्जा के निकलने के कारण ये वाली जो पवनें होती हैं, ये
तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है भाई। और फिर भी क्या होती है जो कि सभी दिशाओं में फैल जाती हैं और फिर भाई भूकंप लाती है। ये सारी की सारी जो दिशाएं होती हैं, ठीक है भाई। अब भाई देखो क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो निकलती है पृथ्वी से बाहर की तरफ। अब भाई जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलती है, निकलने के बाद में भाई क्या होता है, वो चारों ओर फैलने लगती है। और जब वो भाई ऊर्जा जो होती है चारों ओर फैलती है, जिससे भाई क्या हो जाता है, जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें भाई कंपन होने लग जाता है। तो भाई इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं भूकंप। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं भूकंप, ठीक है भाई। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब भाई हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की। किसकी भाई, भूकंपीय तरंगे, अर्थात ये जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये होती क्या है। देखिए भाई भूकंपीय तरंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं भूकंपीय तरंगे आती कहां पर। तो भाई ये प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। अर्थात क्या होता है, स्थल मंडल किसे कहते हैं, स्थल मंडल जो जमीन जिस पर हम रहते हैं। जैसे भाई मान लो ये जमीन है हमारी, तो इसी पर भूकंप आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आसमान पर भूकंप आ रहा है, नहीं भाई, आसमान पर कभी भी भूकंप नहीं आता। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक भूकंप जलमंडल में ही सॉरी स्थल मंडल में ही आता है। और गिलोस सिस्कोग्राफ यह भूकंप मापी यंत्र है। अर्थात ये सिस्कोग्राफ जो है ये एक प्रकार का यंत्र है। सिस्कोग्राफ क्या करता है भाई, ये देखता है कि कहां पर कितना डिग्री भूकंप आ चुका है, यानी कि कितना बड़ा जो है भूकंप आ चुका है। इसके बारे में भाई हमें क्या क्या बताता है, हमें भाई सिस्कोग्राफ जो होता है ये हमें बताता है भाई कितना ज्यादा बड़ा भूकंप आया है। तो भाई यह यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। भाई क्या करता है, जो सतह होती है अर्थात ये जो जमीन होती है, इस पर जितना ज्यादा तगड़ा भूकंप आता रहता है, ये जो भूकंप मापी अर्थात ये सिस्मोग्राफ जो होता है, ये क्या करता है, ये बताता रहता है हाँ भाई इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा भूकंप जो है आता चला जा रहा है, उसके अंदर जमीन में इतना बड़ा भूकंप जो है आया हुआ है। अब भाई ये तो हो गया भाई भूकंपीय तरंगों के बारे में, अर्थात मैंने भूकंप के बारे में भी बता दिया, भूकंपीय तरंगों के भी बारे में बता दिया। अब भाई बात करता हूं उद्गम केंद्र, अर्थात ये उद्गम केंद्र है क्या, वह क्षेत्र जहां से ऊर्जा निकलती है या निकलती हो, भूकंप का उद्गम केंद्र केंद्र कहलाती है। अब भाई वो क्या होती है भाई, कौन सी चीज उद्गम केंद्र कहलाती है भाई, उद्गम केंद्र जो होती है वहां वो कहलाता है जहां से भूकंप जो होता है निकलता है, उसी को हम भाई क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। अब भाई बात करते हैं भूकंपीय छात्रा क्षेत्र, अर्थात इसमें भाई क्या होता है, ये भूकंप लेखी यंत्र है अर्थात सिस्मोग्राफ। इस पर दूर दूर से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलिखित होती हैं, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भूकंप तरंगे अभिलिखित नहीं होती हैं, उसे हम भाई क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। अर्थात वो वाले क्षेत्र जहां पर भूकंप जो है आता ही नहीं है, उसको हम कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो चलिए भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं भूगर्भिक तरंगे, यानी कि भूगर्भिक तरंगे कौन सी वाली तरंगे होती हैं भाई। देखिए भू यानी कि धरती, मैं आप लोग को बता ही चुका हूं, यानी कि भाई भू जो है इसकी जो गर्भ में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, अब उन तरंगों के बारे में बात करने वाले, यानी कि जो तरंगे जो लहरें उठती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो हमारी कंपन होती है धरती, उसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई अभी ये कंपन कैसे होती है, तो भाई भूगर्भ की वाली पहले तरंगों के बारे में बात करते हैं, झटकों की। तो भाई देखिए ये दो भूगर्भिक जो तरंगे हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है, प्राथमिक तरंगे, दूसरा कौन सा है, द्वितीयक तरंगे। और जो प्राथमिक तरंगे हैं इसको हमने पी के मान से रख रखा है, अर्थात हम इसे पी भी कह सकते हैं। और जो द्वितीयक तरंगे होती हैं इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको हम कह सकते हैं एस भी कह सकते हैं, आखिर यानी कि सेकंड तरंगे, ठीक है भाई। अब बात करते हैं प्राथमिक तरंगे जो होती हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके अंदर दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। प्राथमिक तरंगे क्या है, यह प्राथमिक तरंगे होती हैं। सबसे पहले प्राथमिक तरंगों के बारे में अगर हम लिखने के लिए जा रहे हैं तो भाई यही बात होगी कि ये प्राथमिक तरंगे होती हैं, ठीक है भाई। ये क्या होती है, प्राथमिक तरंगे, यह तेज गति से चलने वाली तरंगे होती, कौन सी वाली गति से, तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं। लेकिन वही बात, अब 2 पॉइंट इसके पढ़ के देख लेते हैं। यह द्वितीयक तरंगे होती है, ये कौन सा था, ये प्राथमिक तरंगे होती है, ये द्वितीयक तरंगे होती हैं। यह तरंगे केवल ठोस पदार्थों से होकर के गुजरती हैं, और जबकि ये वाली जो तरंगे होती है बहुत तेज गति से चलती हैं। यह तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यह तरंगे धरातल पर कुछ समय के बाद पहुंचती हैं। यह ध्वनि तरंगे होती हैं। यह तरंगे समुद्री तरंगों जैसी होती हैं। यह ठोस, जल, गैस, इन तीनों अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। तो भाई ये है भाई प्राथमिक और द्वितीयक
तरंगे। ठीक है भाई? तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई इसके अंदर दे रखा है एक और पॉइंट है कि भूकंप के प्रकार, यानी कि जो भूकंप होता है उसको कितने भागों में बाँटा गया, यानी कि जो एक भूकंप होता है, भूकंप अर्थात धरती का या पृथ्वी का जो कंपन होना है, वही भूकंप होता है। तो उसको कितने ज़्यादा भागों में बाँटा गया, उसके बारे में बात करते हैं। यानी जो भूकंप है, वो कितने-कितने प्रकार का होता है, कौन-कौन सा होता है और किस प्रकार का उसका प्रभाव रहता है उस भूकंप का, और वो भूकंप उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए पहला भूकंप का प्रकार है वो है विवर्तनिक भूकंप। अब भाई विवर्तनिक भूकंप कौन सा वाला भूकंप होता है? यह सबसे अधिक आते हैं, यानी कि विवर्तनिक जो भूकंप होता है ये सबसे ज्यादा अधिक आने वाला भूकंप होता है। और यह भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरकने से पैदा होता है। भाई ये क्यों होता है? ये भाई जब पैदा होता है ये वाला भूकंप, तब भाई भ्रंश भ्रंश यानी कि जो रिक्त स्थान होता है उनसे भाई क्या होता है, चट्टानें जो होती है उनमें धंस जाती हैं, और धंसने के बाद में भाई क्या होता है, भूकंप पैदा हो जाता है। ठीक है भाई? और इसका उत्पन्न महासागरों महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से टकराने अथवा दूर जाने से होता है। यानी कि जो इस वाले जो विवर्तनिक भूकंप है इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? इसका जो निर्माण होता है, यानी कि पैदा कैसे हो जाते हैं, ये भूकंप कैसे आते हैं? तो भाई ये आते हैं महासागरीय प्लेटों का एक दूसरे से जब टकराव हो जाता है ना, महासागर के अंदर कई सारी प्लेट्स होती हैं और वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं अथवा वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, तब ये वाला विवर्तनिक भूकंप जो है वो पैदा हो जाता है। अब भाई बात करते हैं दूसरे वाले भूकंप की। एक और भूकंप होता है जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी भूकंप। और ज्वालामुखी भूकंप कैसा है? भाई ज़ाहिर-सी बात है, ज्वालामुखी की बात की है ये। यानी कि जो ज्वालामुखी है इसके फटने के कारण जो वाला भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी भूकंप। यह ज्वालामुखी के फटने से पैदा होता है। यह ज्वालामुखी के क्षेत्र तक ही सीमित होता है। ये सिर्फ़ उसी वाले क्षेत्र तक सीमित होगा जहाँ पर ये ज्वालामुखी होगी। अर्थात इस वाले क्षेत्र तक अगर इतने बीच में ज्वालामुखी है, तो इतने ही क्षेत्र में रहेगा। अगर आप सोचो कि यहाँ पर ज्वालामुखी है और ये फट जाए तो ये और यहाँ तक की ज़मीन काट पड़े, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये वो भूकंप है जिससे भाई क्या हो जाता है कि कोई भी जिस जगह पर जो चीज़ होती है, अगर हम एक बम रख देते हैं और बम रखने के बाद हम क्या करते हैं उसको फोड़ते हैं। तो हम जिस स्थान पर रख कर के उसे फोड़ेंगे सिर्फ़ उतना ही तो स्थान हिल जाएगा, बाकी तो सब सेफ रहेगा। तो उसी प्रकार से जब ये फटती है ज्वालामुखी, तो फटने के बाद में भाई इसके आस-पास की ज़मीन हिल जाती है, जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी भूकंप। लेकिन दूर की धरती उसे कुछ नहीं होता। है ना भाई? अब भाई बात करते हैं तीसरे वाले भूकंप की। तो तीसरा भूकंप कौन-सा है? निपात भूकंप। अब भाई निपात भूकंप कौन-सा भूकंप होता है? यह भाई खनन क्षेत्रों में कभी-कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत भूमिगत खानों की क्षय ढह जाती है, जिससे भाई भूकंप के हल्के झटके महसूस होते हैं। ये भाई कब पैदा होता है? ये भाई जब खनन वाले जो क्षेत्र में भाई कभी-कभी अत्यधिक खनन हो जाता है, भाई तब भाई क्या हो जाता है, खानों की क्षय ढह जाती है, अर्थात भाई जो खान होती है वो सरक जाती है। देखो भाई जैसे क्या हुआ, खनन किया हमने। हमने भाई क्या किया? खनन किया धरातल, और ये हमने खनन किया। अब भाई खनन करते गए, अब भाई क्या हो गया, अचानक से कि ठय जो है वो ढल गई, यानी कि जो किनारे हैं ये सरक गई, और सरकने के बाद इसमें मिट्टियाँ आ गई, और भाई जब ज़्यादा तेज़ी में इसमें मिट्टियाँ गिरेंगी और इसकी ये सारी की सारी जो चट्टानें होंगी वो खिसक के इसके अंदर आएँगी, तो फिर भाई क्या होगा? इससे भी तो एक प्रकार का भूकंप हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें होंगी वो नीचे को धँसेंगी, जिसके कारण भाई क्या होगा, आवाज़ आएगी, बहुत ही ज़्यादा ध्वनि पैदा होगी, और फिर भाई सारी सारी धरती हिलने लग जाएगी। तो इससे भी भाई भूकंप जो है पैदा हो जाता है। अब भाई बात, इसे हम कहते हैं निपात भूकंप। अब भाई बात करते हैं विस्फोट भूकंप किसे कहते हैं? तो विस्फोट विस्फोट भूकंप जो है कभी-कभी परमाणु विस्फोट से भूमि कंपन होता है। अब भाई परमाणु जब हम एक एक से दूसरे देश में जब परमाणु बम डाला जाता है, जैसे कि भाई क्या हुआ था, अमेरिका ने भी उनके ऊपर क्या नाम है, जापान के ऊपर वे बम डाल दिया था। एक को नागासाकी पर और एक हिरोशिमा पर डाला था। तो जब ये वाला धमाका हुआ था तो इसके आस-पास की ज़मीन थी, पूरी की पूरी काँप गई थी। है ना भाई? तो इसी प्रकार से भाई जो विस्फोट भूकंप होता है, ये भाई जब पैदा होता है, जब भाई क्या होता है, परमाणु जो होते हैं इनको फोड़ा जाता है, जिसे विस्फोट भूकंप कहते हैं। अब भाई बात करते हैं बाँध जनित भूकंप। अब वह भूकंप जो बाँध वाले क्षेत्रों में आते हैं, और बड़े बांध वाले में उन्हें बांध जनजातीय या जनित भूकंप कहते हैं। ये उन वाले क्षेत्रों में आते हैं जो भूकंप के वो सॉरी, जो बांध वाले क्षेत्र होते हैं, बस उन्हीं को हम कहते हैं बांध जनित भूकंप वाले क्षेत्र। ठीक है भाई? तो यहाँ के साथ में भाई हमारा ये वाला जो पार्ट है
ये समाप्त हो जाता है। और अब जो बाकी का जितना भी प्रोसेस है, उसे मैं अगली वाली वीडियो में डाल दूँगा और हमारा वहीं पर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बस थोड़ा-सा और रह गया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा और है ना भाई? लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि भैया मेरी वीडियोज़ पे काफ़ी कम लाइक्स आती हैं और काफ़ी कम व्यूज़ भी आ रहे हैं, सही बताऊँ तो। तो इसलिए भाई प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए मुझे, है ना भाई? और आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मैं उतना ही ज़्यादा और अच्छी वीडियोज़ बनाता जाऊँगा और आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी नई वीडियोज़ लाऊँगा। ठीक है भाई? तो तब तक के लिए मैं अलविदा होता हूँ, तो जय श्री राम।